आप अपना क्वालिफिकेशन बताएं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताएं क्या है? Okay, sir. Sir, I am Aradhana Kumari. Basically, I am from Patna, formerly known as Patliputra district of Bihar. I did my BTech in Electrical Engineering from Silicon Institute of Technology, Sambalpur, Odisha, and I did my 12th and 10th from Kendriya Vidyalaya, Ranchi. Basically, I am very honest and determined type of girl, and in my free time, I love to watch meaningful short films, and I also love acting. अच्छा, ये बताओ आराधना कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या थे? सर, मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था। अब ये मुझे बताओ कि आपने 4 साल टेक्नोक्रेट में गुजारे, आपने बहुत पढ़ाई की, साइंस की पढ़ाई की, और अब फिर आप इधर आपका रुझान हिस्ट्री आपने लिया, तो आप ऐसा क्यों कि आपने 4 साल पढ़ाई करके न केवल अपने वक्त बर्बाद किए बल्कि राज्य का भी संसाधन बर्बाद किया, रिसोर्सेज बर्बाद किया, तो आप इसको किस रूप में लेते हैं मेरे इस आरोप को? सर, ग्रेजुएशन के बाद उस समय ये अवधारणा थी लोगों में कि साइंस के स्टूडेंट्स को बेसिकली इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल लाइन में जाना चाहिए। तो एक तरह से सामाजिक प्रेशर था कि इसकी वजह से मैंने इंजीनियरिंग को सिलेक्ट किया। लेकिन फिर बाद में मुझे यह एहसास हुआ कि सर, इंजीनियरिंग में मैं अपना करियर नहीं बना सकती, इसलिए फिर मैंने इंजीनियरिंग को छोड़कर सिविल सर्विसेज की ओर अपना रुझान किया। लेकिन मुझे लगता है सर कि जो मेरे इंजीनियरिंग की जो डिग्री है वो मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल में काम आएगी, और वो जो मेरे साइंटिफिक अप्रोच होगा हर चीज को देखने का, हर समस्या को देखने का, उसे सुलझाने का, वो मैं अच्छी तरह से उपयोग कर पाऊंगी अपने इंजीनियरिंग स्किल को। तो ये बेटा आपने बताया कि सामाजिक दबाव की वजह से मैंने चेंज किया, तो ये आपने वहाँ उस समय लिया, साइंस लिया, ये सामाजिक दबाव जब आप पर काम करेगा तो आप फिर प्रशासन छोड़ के किसी और अन्य फील्ड में चले जाओ। अभी तो आपका सामाजिक दबाव कभी खत्म नहीं होता, तो आप में मुझे पलायनवाद की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, या आप छोड़ करके चीज़ों को चल देने वाली में से डिटर्मिनेशन कहाँ है आपके अंदर? सर, उस समय जब सोशल प्रेशर तो था ही, साथ में एक गाइडेंस की भी कमी थी, जिसकी वजह से मैंने इंजीनियरिंग को सिलेक्ट किया। अच्छा, इसलिए सर। चलिए, गुड। अब ये मुझे बताओ कि इतिहास विषय लेने के पीछे आपका क्या ये मंशा रही? सर, मेरा जो इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है इलेक्ट्रिकल, उसमें मैं अच्छी थी पढ़ने में, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे उतना उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा पढ़ने में। और इतिहास, हिस्ट्री जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे स्कूल से ही बहुत पसंद था, और मैंने जब देखा कि हिस्ट्री का जो सक्सेस रेशियो है मेरे टेक्निकल सब्जेक्ट से ज्यादा अच्छा होगा, और इसका बहुत सारा सिलेबस मुझे प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करने में मदद करेगा और मेरा टाइम बचाएगा, इसलिए सर मैंने हिस्ट्री को सिलेक्ट किया। अच्छा, ये बताओ बेटा कि जो आपने हिस्ट्री लिया, इस हिस्ट्री में किस पीरियड में आप अपने को बहुत कंफर्टेबल महसूस करती हो? बोर्ड को बताओ क्या? सर, मुझे मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, ठीक। अब बेटा मुझे बताओ कि मॉडर्न इंडिया में जो कहें गांधी जी की जो यात्रा है सत्याग्रह का, वो हमारे बिहार से ही शुरू होता है। तो बिहार में एक आंदोलन चला, चंपारण सत्याग्रह, जानती होगी। तो ये चंपारण सत्याग्रह और 1860 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ था, इंडिगो मूवमेंट पड़ा। तो ये जो इंडिगो मूवमेंट था, नील आंदोलन था, नील विद्रोह था, और ये चंपारण सत्याग्रह था, इन दोनों के नेचर में बेसिक डिफरेंस क्या था? सर, जो मुझे इस समय उतने अच्छे से ज्ञात नहीं हो पा रहा, तो आप आज मुझे डिफाइन कर दो चंपारण सत्याग्रह, ये तो पता होगा। यस सर। हाँ, बताओ। तो चंपारण सत्याग्रह, यस सर, तो चंपारण सत्याग्रह था वह बेसिकली वहाँ के लोकल जो थे
किसान लोग उन्हें बहुत ही प्रताड़ना की हो उन्हें बहुत नील की खेती से बहुत ही प्रताड़ना हो रही थी। उनके उन पे 3 कठिया जो एक था, 3 कठिया जो इशू था, उसकी वजह से उन्हें अपनी जमीन पर इंडिगो की खेती करनी पड़ती थी और इंडिगो की खेती से उनका जो जमीन का उपजाऊपन खत्म हो जाता था और सरकार उन्हें माफ भी नहीं पैसे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए भी उन पे दबाव डालती थी और उसके वजह से किसान बहुत परेशान थे सर। तो इसीलिए उन्होंने फिर जो राजकुमार शुक्ला जी है वो गांधी जी से मिले और उन्होंने उन्हें चंपारण आने का ये बुलाया ताकि किसानों की जो स्थिति है, पीजेंट्स की जो समस्या है वो उन्हें दूर कर सके। इसका परिणाम क्या हुआ सर? इसका परिणाम ये हुआ कि गांधी जी उन्हें सत्याग्रह आंदोलन चलाया, उसकी वजह से एक एग्रीयन कमेटी बनी जिसकी वजह से किसानों को जो पैसा उन्हें उस करदाताओं से मुक्ति मिली और किसानों को उनकी ऋण भी माफ कर दिया गया और इसकी वजह से किसानों पे यह दबाव नहीं रहा कि वे नील की खेती कर सके। चलो ठीक है। मुझे ये बताओ कि बिहार में मौर्य साम्राज्य का जो है वो ये स्थल था, उनका राजधानी था मौर्य साम्राज्य की। तो इसमें अशोक जो थे, अशोका द ग्रेट, ठीक है, इनको अशोका द ग्रेट क्यों कहते हैं? अशोका जो है बहुत ही बड़ा प्रशासक, मौर्य शासन का बहुत ही एक बड़ा प्रशासक रहा है। उसने उसके अवधि में उसने भारत के लगभग हर एक राज्य को अपने अधीन कर लिया था। उसका साम्राज्य बहुत ही विस्तृत था और उसने जो अपने धर्म और अहिंसा की नीति चलाई थी, इसकी वजह से वो बहुत ही लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हुआ और उसने साथ ही अपने एम्बेसडर्स को भी बहुत दूसरे देशों में भी भेजा जिससे बुद्धिज्म का जो स्प्रेड हो सका पूरे विश्व में। ये जब बेटा बताया आपने अशोका धर्म के बारे में, ये अशोका का धर्म क्या है? सर यह एक कोड ऑफ कंडक्ट है। इसे हम एक रिलीजन नहीं कह सकते बट एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसमें आइडियोलॉजी होती है कि इसमें अहिंसा का पालन करना, अपने बड़े लोगों का पालन करना, बुद्धिज्म को फैलाना, लोगों से हर तरह के रिलीजन को साथ में रखना और अहिंसा को प्रमोट करना। अशोक ने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए उसने अभिलेख जारी करने की परंपरा शुरू की, जो कि भारत में पहली बार थी। ये परंपरा थी कहाँ से, पहले किससे लिया था इन्होंने? सॉरी सर, इसका मुझे आइडिया नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। तो जो ये अभिलेख जारी करने की जो इनकी परंपरा थी, इससे क्या प्रशासन में उन्होंने संदेशा दिया? जो वो अभिलेख जारी करता था उससे उसके साम्राज्य के व्यवस्था के बारे में पता चलता था कि एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है उसके, और साथ ही वो अपने धर्म का भी प्रचार अभिलेखों से ही करता था। तो इससे लोगों को पता चला कि इकोनॉमिक के बारे में बेटा तुमने बोला कि इकोनॉमिक्स की जानकारी थी, तो ये बताओ तो कौन सा उसके राज्य की कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें इकोनॉमिक की जानकारी मिलती है? सॉरी सर, उसका मुझे अभी आइडिया नहीं है। अच्छा, सहगौरा का जानती है? सहगौरा का अभिलेख? सहगौरा का नाम सुना? हाँ, नाम सुना है? सॉरी सर, नहीं सर। अच्छा, ये रुमिनदेई का नाम सुना है? इसको सर? रुमिनदेई अभिलेख सुना है? यस सर, यस। ये रुमिनदेई में जब वो गए थे, नेपाल गए थे, रुमिनदेई गए थे, क्या किया था उन्होंने? उस अभिलेख से बस मैंने उसी अभिलेख से पता चलता है, उसी अभिलेख से पता चलता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज के संबंध में विस्तृत रूप से पता चलता है। क्या लिखा था उस अभिलेख में? तो इसका मुझे आइडिया नहीं है कि उसमें क्या लिखा हुआ था। अच्छा ठीक है। मौर्य प्रशासन के संबंध में जानकारी जो है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी मिलती है और मेगास्थनीज से भी मिलती है, ठीक है। मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन को अलग ढंग से देखा और इन्होंने थोड़े अलग ढंग की बताई, कौटिल्या ने। दोनों के बीच में डिफरेंस बता सकती है?
मेगास्थनीज ने यह बताया कि एक रूलर में क्या गुण होने चाहिए एक किंगडम को, डायनेस्टी को रूल करने के लिए। साथ ही उसने यह भी बताया कि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के काल में क्या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, इकोनॉमिक पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज क्या थी, उसके बारे में वर्णन किया गया है इंडिका में। जबकि चाणक्य जो है कूटनीति के नायक उन्हें कहा जाता है, तो वो भी उन्होंने वैसे प्रिंसिपल्स को बताया जिसकी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य ने समाज में बुद्धिज्म को कैसे फैलाया और कैसे मतलब उनकी क्या पॉलिसीज रही, उसके बारे में भी वर्णन किया गया है। अच्छा, गुप्ता काल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? सर, गुप्ता काल को स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में बहुत सारे इकोनॉमिक, सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट हुए। साथ ही आर्किटेक्चर उस समय का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उस काल में। साथ ही उस काल में सोने के सिक्कों का बहुत ही प्रचलन था। साथ ही बहुत सारे फेमस कवि जैसे कबीर दास का जन्म भी उन्हीं के काल में हुआ। साथ ही बहुत सारे साइंटिस्ट जैसे आर्यभट्ट और मिहिर जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट का भी जन्म हुआ, और उन्होंने बहुत सारे साइंस और मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि एक स्वर्ण काल था। अच्छा, ये बताओ, गांधी जी और अंबेडकर इन दोनों के बीच में एक वैचारिक मतभेद था, किस मुद्दे पे? सर, अंबेडकर जी दोनों दलितों का हित चाहते थे, लेकिन अंबेडकर जी यह चाहते थे कि दलितों को लेजिस्लेटिव असेंबली में उनके लिए एक अलग से उनके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली सीट रिजर्व की जाए और उनके लिए अलग से इलेक्शन का प्रावधान की जाए, जिसमें सिर्फ दलित वर्ग के लोग ही वोट दे पाएंगे और उन्हीं के दलित वर्ग के लोग ही शामिल हो पाएंगे चुनाव में। जबकि गांधी जी का यह मानना था कि वो इस चीज के खिलाफ थे, वो दलितों का हित चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि इससे दलितों का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। वो चाहते थे कि दलितों को आगे बढ़ने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबली में उनकी कुछ सीटें रिजर्व की जाए, लेकिन वो उनके अलग वोटिंग प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं थे। तो यहाँ पे आप अगर उस काल में आप रहती, तो आप गांधी जी के साथ रहती कि अंबेडकर के साथ रहती? सर, मैं गांधी जी के साथ रहती। अच्छा, गांधी जी के जो थॉट्स हैं उसके साथ। लेकिन क्योंकि बताइए, बोलिए क्यों? आप बता रही थी, कंप्लीट करिए, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। अब क्योंकि मुझे लगता है कि गांधी जी ने जो दलितों के लिए किया वो बहुत सारे, उन्होंने दलितों के उत्थान के बहुत सारे कदम उठाए, और वो चाहते थे कि वो उस अलग सेपरेट इलेक्टोरल के खिलाफ थे। उनका मानना था कि इस वजह से उन दलितों का विकास नहीं हो पाएगा। अगर उन्हें रिजर्व सीट्स दी जाएंगी तो उससे ज्यादा भला होगा दलितों का, अलग सेपरेट इलेक्टोरेट देकर। इसलिए सर, मैं गांधी जी के ये रहूंगी। अच्छा, ये बताओ, ये आर्य समाज का नाम सुना है? आर्य समाज का नाम सुना है? आर्य समाज, ये आर्य समाज जो है, ये स्थापना किसने की? सर, पंडित, एक मिनट सर, मुझे रिकॉल करने का टाइम दीजिए। दयानंद सरस्वती। सॉरी सर, पूरा नाम गया। दयानंद सरस्वती सर। अब मुझे ये बताओ कि वेलेंटाइन शिरोल एक इतिहासकार हैं, उन्होंने दयानंद सरस्वती को और आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। उन्होंने अशांति फैला दी। ये किन नीतियों के कारण उनको ऐसा कहा गया? सॉरी सर, मुझे इसका आइडिया नहीं है। देखिए, उसमें दो चीजें उन्होंने कही, ठीक है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, उसके कुछ कारण है।
जैसे गौरक्षणी सभा की स्थापना की, और दूसरा उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अभी भी हमारे समाज में फिर से शुरू हुई है, फिर से चल रही है। गौरक्षणी सभा की स्थापना की, जिसको आप आज के संदर्भ में फिर से गौरक्षा की बात की जा रही है, और तमाम उसके लिए मॉब लिंचिंग भी हो रही है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो ये देखिए, ये समाज में उस समय अशांति फैलाई थी, इसलिए विलेंटाइन शोर्ले ने उसे भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। तो आज फिर से ये बातें शुरू हो रही है, तो क्या ये हम माने मॉब लिंचिंग वाली जो बातें हैं ये फिर से दोहराया जा रहा है, ज़्यादा इसकी संख्या बढ़ रही है? इसके पीछे क्या कारण आप देखती हैं? दयानंद सरस्वती जी ने कहा था, उनका मानना था कि हमें वेदों की ओर जाना चाहिए, और वो एक सोशल रिफॉर्मिस्ट नहीं होने के बजाय वो सोशल रिवाइविस्ट माने जाते हैं। वो चाहते थे कि जो पुरानी संस्कृति है हम उन्हीं का पालन करते रहे, और इसी की वजह से जो गौ हत्या हो रही है उनके अभी जो उसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है, उसके वजह से भी मॉब लिंचिंग जो हो रहा है वो बहुत ही गलत है ऐसा। और इसके अभी भी बहुत लोग इसे गौ हत्या के खिलाफ बहुत लोग आवाज उठा रहे हैं। बेटा ऐसा है कि ये बताओ कि अगर आप एक प्रशासक बनो, एसडीएम बनो, ठीक है, आपकी चॉइस क्या है? पद चॉइस क्या है आपकी? सर, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आप एसडीएम मैंने आपको बना दिया, अपने अनुमंडल में रहोगी, कैसे इस पर नियंत्रण करने के लिए काम करोगे? सर फिर से क्वेश्चन बोल सकते हैं? मैं बता रहा हूँ कि ये अगर आप एसडीएम बन करके किसी अनुमंडल में कार्यरत रहोगी तो इन घटनाओं पर नियंत्रण के लिए क्या कारगर उपाय करोगी? सर, मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए जी, ऐसी घटना नहीं बढ़े तुम क्या उपाय करोगे? पहले तो मॉब सर, ऐसे अगर मुझे पता चलेगा कि ऐसी घटनाएं कहीं पे हो रही है तो मैं एक अपने साथ पुलिस प्रशासन को भी, पुलिस फोर्स को साथ में लेके जाऊंगी, और वो लोग जो इस घटना में इन्वॉल्व है उन पर कार्रवाई करने की कोशिश करूंगी, और यह सुनिश्चित करूंगी कि आगे से वैसी घटनाएं ना हो, और वहां पे जो इन्वॉल्व है उन्हें। तो इसको रोकने के लिए आप कैसे स्टेप उठाओगी, कैसे एक्सिक्यूट करोगी ये घटनाएं ना घटे? कोई योजना बनाई हो दिमाग में? इसके लिए यस सर, इसके सबसे पहले मैं लोगों में अवेयरनेस फैलाऊंगी ताकि मॉब लिंचिंग जैसी घटना ना हो। लोगों को यह बताऊंगी कि अगर कहीं मॉब लिंचिंग जैसी घटना होने वाली है तो लोग उन्हें अपने आसपास के पुलिस थाने में तुरंत उन्हें सूचित करें ताकि पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सके और ऐसी घटना ना हो पाए। अच्छा, ये प्रवृत्ति इन दिनों क्यों बढ़ रही है? ऐसा क्या कारण देखती हो? ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, ये ऐसा क्यों है? या इसका मतलब है कि आपको न्याय व्यवस्था पे विश्वास नहीं रह गया, लोग वहीं पर त्वरित न्याय कर दे रहे हैं? नहीं लगता ये गलती? यस सर, कहीं ना कहीं इसका रीजन हो सकता है क्योंकि आजकल लोग पुलिस की नीतियों पर भरोसा करना बंद कर दिए। उन्हें लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई चीज होती नहीं, इसलिए वे अपने न्याय को, लॉ ऑर्डर को अपने हाथों में ले लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा होना नहीं चाहिए। साथ ही कुछ ऐसे समाज में ऐसे रिलीजियस लीडर्स लोग भी हैं जो लोगों को एक तरह से भड़काने का काम करते हैं, और उन्हीं के बहकावे में आकर भी लोग सर ऐसे मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को करने लगते हैं। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? सर, शॉर्ट फिल्म्स देखना और एक्टिंग करना थोड़ा बहुत। अच्छा, एक्टिंग तुम करती हो, रंगमंच पे करती हो या फिर कैसे करती हो? यस सर, मैंने स्कूल में ड्रामा में पार्टिसिपेट किया था, और एक गली नुक्कड़ जिसे कहते हैं वो भी, अच्छा, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, किसी संस्था से जुड़ी हो? नो सर, किसी संस्था से नहीं जुड़े, बस ऐसे ही स्कूल कॉलेजेस में पार्टिसिपेट किया था। नुक्कड़ नाटक जो तुमने किया वो बिना संस्था से जुड़े हुए कैसे किया, कैसे बनाया आपने नुक्कड़ नाटक?
जी सर, वो एक कॉलेज में एक प्रोग्राम था अच्छा, जिसके कॉलेज तहत में। हमें बच्चों को बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था और कौन सा उस कैंपस के बाहर। हाँ, कौन सा नुक्कड़ नाटक है क्या बेटा? सर? कौन सा नुक्कड़ नाटक किया था आपने? सर वो एक सोशल रिलेवेंट टॉपिक पे था और बेसिकली हमारा जो टॉपिक था वो था ये आग कब बुझेगी। ये आग उस कब टॉपिक पे बुझेगी? महिलाओं के हम्म, यस सर, ये आग महिलाओं कब- के शोषण को दर्शाते हुए हमने यह नुक्कड़ नाटक किया था। किसके किसके द्वारा लिखी हुई है ये आग कब बुझेगी? सर हम लोगों ने मिलकर एक कहानी बनाई, अच्छा, सभी आप स्टूडेंट्स जो लोगों ने इसमें इन्वॉल्व लिखी थे थी। उन्होंने। अच्छा, क्या ये सर? बताओ, नुक्कड़ नाट्य आंदोलन को एक आंदोलन का रूप देने में किस संस्था का योगदान जाता है? सॉरी सर, समझ क्वेश्चन फिर से बोलिए। नुक्कड़ नाट्य को एक आंदोलन का रूप देने में किस संस्था ने सक्रिय भूमिका निभाई है? सॉरी सर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मतलब बिहार में या फिर कहीं भी पूरे भारत के लेवल पे नुक्कड़ नाटक को एक आंदोलन का रूप दिया, नुक्कड़ नाट्य आंदोलन चला, तो ये नुक्कड़ नाटक की परंपरा को विकसित करने में किस संस्था का योगदान जाता है? सॉरी सर, इसका मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, ये इप्टा नामक संस्था, नाम सुनी है इप्टा का? कौन सा सर? इप्टा का नाम सुनी है? नहीं? सॉरी सर, मैंने अच्छा, कभी नाम नहीं सुना। अच्छा, ये बताओ, अभी रंगमंच के भीष्म पितामह कहे जाने वाले एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उनका नाम जानती हो? भीष्म पितामह? नाटक सॉरी सर, मुझे अभी याद नाटक नहीं के है। भीष्म पितामह कहे जाते हैं। पिछले 10-15 दिन पहले उनकी मृत्यु हुई। सॉरी सर, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। अब्राहम अलका जी, नाम सुनी है? अब्राहम अलका? अलका जी, नाम नहीं सुनी है? नो सर, मैंने नहीं सुना अच्छा, उनका नाम। फिल्में देखा करती हो? कौन सी फिल्में देखना पसंद है तुमको? सर बेसिकली नई मूवीज ही पसंद है बॉलीवुड की। अच्छा, तुमने तो लिखा है कि बहुत अच्छी अच्छी फिल्में, पुरानी फिल्में भी, मतलब वो तुमने तो अपने प्रोफाइल में ये लिखा था कि मुझे जो जिसमें कुछ क्लासिक की फिल्में हैं वो सब देखना पसंद है। सर कभी कभी पुराने फिल्में भी देखते हैं, लेकिन ज्यादातर नए फिल्मों में ही इंटरेस्ट है। एक प्रश्न है तुमसे बेटा, एक भारत की एक ऐसी फिल्म जिसे बॉलीवुड के लाइब्रेरी में उसको शामिल किया गया, वो फिल्म कौन है? ये बहुत लेटेस्ट में है, एक हफ्ते पहले उसको शामिल किया गया। भारत की किस फिल्म को लाइब्रेरी में? बॉलीवुड की लाइब्रेरी में शामिल किया गया, वो फिल्म कौन है? सॉरी सर, मुझे इसका आइडिया नहीं है। मुगले आजम का नाम सुनी है? यस सर। किसके ऊपर बनी हुई फिल्म है ये? सर ये तो सलीम और अनारकली के लव स्टोरी है उसमें सर। इसकी ऐतिहासिकता बता सकती हो, ये सही है? ये फिल्म फिक्शन पर आधारित है या ऐतिहासिक रूप से भी सच है? सर ऐसे तो कहा जाता है कि यह एक इतिहास पर आधारित है, लेकिन सर कुछ कुछ जगहों पे हो सकता है कि यह फिक्शनल टाइप का बना, स्टोरी में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया हो, लेकिन मुझे उसकी पूर्णता जानकारी नहीं है। इतिहास में तो ये लिखा है कि जोधाबाई जो है वो अकबर की पत्नी है, ये लिखा है कि जहांगीर की पत्नी लिखा है। सर जोधाबाई जहांगीर की पत्नी थी और हल्काबाई अकबर की पत्नी तो पिक्चर में तो दिखा है जोधाबाई अकबर की पत्नी है। क्या सर? पिक्चर में तो दिखाया अकबर की पत्नी है। यस सर, इसीलिए तो मतलब कुछ गलती भी हो गई है पूरी तरह से, इसीलिए मतलब इतिहास पे वो बेस्ड नहीं है, कुछ गलतियां हुई है इसकी वजह से। चलिए, एक हमारे बिहार प्रशासनिक सेवा के एक सर हैं जो कि वो जुड़ गए हैं आपसे, वो भी आपसे प्रश्न पूछेंगे। सर अब आप पूछें। पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने मॉर्निंग पहले आप मुझे ये बताएं कि
उड़ीसा में कौन सी जनजाति पाई जाती है और बिहार में कौन सी जनजाति पाई जाती है? सर उड़ीसा में हो जनजाति को पाई जाती है और बिहार में सर वैसे मुझे जनजाति का उतना आइडिया नहीं है सर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं 3 समस्याएं बिहार की। क्या सर? बिहार की 3 समस्याओं का नाम। सर बिहार में सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ पे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा डेवलप नहीं है। घर जो है हम देखते हैं कि आपस में बहुत ही कनेक्टेड है, स्पेस एरिया नहीं है। साथ ही यहाँ पे सर ड्रेनेज सिस्टम की भी बहुत ही पुअर सैनिटेशन और ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था भी यहाँ पे खराब है, जो कि बरसात के दिनों में और उसकी स्थिति और भी खराब बदतर हो जाती है। साथ ही सर यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत पाया जाता है। अच्छा, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में क्या आप देख पाती हैं क्या, और बाकी राज्यों में क्या पाया नहीं जाता है वो? सर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिहार में नहीं बल्कि इंडिया के बहुत सारे क्षेत्रों में प्रिवेलेंट है, लेकिन बिहार में यह देखा जाता है कि औरतों को उसका उतना हक नहीं दिया जाता। साथ ही उनकी लिटरेसी रेट भी हम अगर देखें तो बिहार में लगभग अभी 51% ही है, जो कि बहुत ही कम है, और बिहार की लिटरेसी रेट भी बहुत कम है। साथ ही बिहार में जो औरतों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी बहुत अधिक आते हैं। अच्छा, ये कौन सा एक्ट लगता है डोमेस्टिक वायलेंस में? सॉरी सर, इसका मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताइए महामारी अधिनियम क्या है? क्या सर? महामारी अधिनियम, एपिडेमिक एक्ट। यस सर। क्या है ये? सर वो एक 1897 में एपिडेमिक्स एक्ट पारित हुआ था और अभी उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि अभी हमें कोरोना वायरस के टाइम में यह देखा गया कि कई लोग जो डॉक्टरों के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, वो उनके साथ उन पे पथराव कर देते हैं। तो उनमें कुछ चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से जो ऐसे कामों में जो संलग्न रहेंगे उनके खिलाफ केसेस होंगे और उन पे फाइन की भी घोषणा की गई है। महिलाओं से संबंधित बिहार में क्या योजनाएं चल रही है, उसका जरा आप मुझे नाम बताएंगे? क्या सर? महिलाओं से संबंधित बिहार सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? बिहार सरकार ने बहुत सारे महिलाओं के कल्याण के लिए नियम स्कीम चलाए गए हैं। जैसे पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण की घोषणा की गई है। साथ ही नियोजित टीचर्स जो उसमें भी महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। साथ ही सरकारी रिक्रूटमेंट जॉब्स में भी महिलाओं को 35% रिजर्वेशन की घोषणा की गई है। साथ ही महिलाओं के उत्थान के लिए कन्या उत्थान योजना है, साइकिल वितरण योजना भी है और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। अच्छा, अभी तेलंगाना हैदराबाद में रेप के जो आरोपी थे, पुलिस ने उनका इनकाउंटर किया था, तो महिलाओं के साथ वो अपराधी थे वो, तो आप इसको सही मानती है क्या? सर मुझे लगता है कि अगर इनकाउंटर जब तक मतलब जान मान की हानि न हो तब तक इनकाउंटर नहीं करना चाहिए। और अगर पुलिस के पास ऐसे प्रूफ थे कि जिससे ये प्रूफ हो रहा था कि वे उस चीज में आरोपी हैं, तो उन्हें लॉ एंड ऑर्डर के साथ उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए था और उन्हें सजा देनी चाहिए थी। इनकाउंटर करना एक तरह से मैं मानती हूँ कि वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, सुशांत सिंह राज। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। जो प्रकरण में मीडिया द्वारा जो ट्रायल की जा रही है, तो उसको आप कहां तक सही मानती है? तो मुझे लगता है कि मीडिया जो है इस केस में बहुत सारे मामलों को पहलुओं को सामने लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, क्योंकि पुलिस जो मुंबई पुलिस है उन्होंने बहुत सारे जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स को पूरी तरीके से लोगों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन जो मीडिया है वो
इस सब चीजों में बहुत ही आगे होकर भूमिका निभा रही और उनके सारे पहलुओं पर, केस के सारे पहलुओं पर जानकारी जनता को प्रदान कर रही है। जब मीडिया ही किसी को प्रूफ कर देगी कि वो अपराधी है या वो नहीं है, तो पुलिस स्टेशन को बंद कर देना चाहिए था, अनुसंधान की कार्रवाई को बंद कर देना चाहिए था। सर हम ये कह सकते, क्योंकि देखा गया है कि मुंबई पुलिस उतनी कोऑपरेट नहीं कर रही है। अभी जब बिहार पुलिस भी जब गई थी जांच के लिए मुंबई में, तो उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। उनके आईपीएस अफसर को क्वारंटीन कर दिया गया था, जो कि गलत था, और उन्हें पूरी तरह से सहयोग भी नहीं दिया गया। इसकी वजह से मीडिया के जब प्रेशर हो रहा है, तो मीडिया के प्रेशर की वजह से ये जो केस है सीबीआई के हाथ में पहुंचा, और ये उम्मीद है कि सही जांच का पता चल पाएगा। ये मीडिया के प्रेशर से हुआ बेटा, या बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई तब सीबीआई का हुआ? मीडिया के प्रेशर से कोई सीबीआई को केस सौंपने का कोई अधिकार है क्या? क्या सर? क्या मीडिया के प्रेशर से किसी केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने का कोई अधिकार है क्या? ऐसा कोई प्रावधान है? नहीं सर, मीडिया के द्वारा ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वो हाईकोर्ट के मामले, हाईकोर्ट तक तभी गया जब लोगों ने बहुत ही प्रेशर बनाया, जिसकी वजह से सरकार को भी लोगों ने बहुत ही प्रेशर दिया कि वो इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाए, ताकि इस केस पर सीबीआई जांच की इंक्वायरी बैठ सके। इसका मतलब है कि आप मानती हैं कि मीडिया एक दबाव समूह के रूप में कार्य करती है? सर ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन मीडिया ने इस केस पे काफी इस केस को बहुत ही हाईलाइट किया है लोगों के दिमाग में, जिसकी वजह से यह केस आज सीबीआई के हाथ में दिया गया है। आप मुझे ये बताएं कि म्यूटेशन एसडीएम द्वारा की जाती है, दाखिल खारिज, क्या है ये? सर फिर से आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? सब एसडीएम सर आवाज कट जा रही है। सर ने पूछा, हेलो सर ने पूछा है कि अगर आप एसडीएम बनोगे तो ये दाखिल खारिज जो होती है ये काम आपको करना पड़ता है, तो ये दाखिल खारिज होता क्या है? सर इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं इसको म्यूटेशन कहते हैं, लैंड म्यूटेशन कहते हैं, लैंड म्यूटेशन कहते हैं बेटा इसको, म्यूटेशन। सॉरी सर मुझे इसका आइडिया नहीं है। अच्छा कोई बात। प्रॉक्सी वार क्या है? हेलो प्रॉक्सी वार, हेलो प्रॉक्सी वार क्या है? सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा। कौन क्या? प्रॉक्सी वार, प्रॉक्सी वार। सॉरी सर मैंने कभी ये वर्ड सुना नहीं। अच्छा, अब पेपर पढ़ती हो बेटा? आप पेपर पढ़ती हो? यस सर। कौन सा पेपर पढ़ती हो? सर वैसा कोई फिक्स नहीं, कभी दैनिक जागरण, कभी हेडलाइंस, मतलब यूट्यूब से भी पढ़ लिया ऐसे। अच्छा, तो ये दैनिक जागरण के संपादक, मुख्य संपादक, चीफ एडिटर कौन है? सॉरी सर मुझे इसका आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं। आज पेपर पढ़ा आपने? क्या है? क्या सर? आर्टिकल 370। सर इसमें जो कश्मीर को जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो विशेष अधिकार दिए गए थे उनका सर एब्रोगेशन किया गया है 370 एक्ट में। अच्छा, कौन सा अमेंडमेंट था? अमेंडमेंट सर मुझे इसका पता नहीं है। कब हुआ था? क्या सर? किस डेट को हुआ था ये? सर ये जो पिछले साल 5 अगस्त 2019 को सर ये फैसला लिया गया। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आयोग की भूमिका क्या है जो
जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग करवा सकता है इस महामारी में इलेक्शन, तो आप इसको कहां तक सही मानती है? क्या चुनाव आयोग ठीक है, कर रहा है? सर मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं सरकार को, जिसके तहत सरकार को उसी के तहत इलेक्शन को लेना पड़ेगा। जैसे अभी कोरोना महामारी के चलते लोग अभी वर्चुअल रैली के तहत लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, अपने स्कीम को बता रहे हैं, लोगों में रैली दे रहे हैं। साथ ही सर इसमें कुछ अमेंडमेंट भी किए गए हैं, जिससे कोरोना वायरस के मरीज भी बिना बूथ पे जाए हुए अपना वोट दे पाएंगे। और साथ ही सर ये भी कहा गया है कि एक बूथ में 1000 से अधिक की संख्या में वोटरों की संख्या ना हो, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कदम हो सकता है। अच्छा, आप एक एसडीएम के रूप में, आप अगर एक क्षेत्र में पोस्टिंग है आपकी और वहां देखती हैं कि एक ग्रामीण की मौत ट्रक के द्वारा कुचलने के कारण की जाती है और सड़क पूरी जाम हो गई, ग्रामीणों ने पूरी सड़क जाम कर दी है, पूरी विधि व्यवस्था जो है सड़क पे लंबी वो लग गई है लाइन, तो कैसे आप इसको देखेंगे, सुनिश्चित कैसे जाएंगी आप इस? सर सबसे पहले मैं उस घटना स्थल पे जाऊंगी और वहां पे लोगों को यह बताऊंगी कि वो सड़क जाम ना करे, क्योंकि इससे आने जाने में लोगों को ही परेशानी हो रही है। साथ ही मैं उन्हें यह आश्वासन दूंगी कि इसके तहत ये जो घटना हुई है उसके खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी और उसे दंड भी दिया जाएगा। तो आपकी बात वो मान नहीं रहे फिर इस स्थिति में? तो मैं कोशिश करूंगी उन्हें मनाने के लिए और उन्हें यह आश्वासन दूंगी कि जल्द से जल्द मैं इस पे दंड जो अपराधी हो उसे दंडित किया जाएगा, मैं उन्हें सुनिश्चित करूंगी। अच्छा, और आप मुझे, और अगर वो नहीं जी यस सर, जब कुछ आप बोल रही थी, आप जी बताएं। और अगर वो नहीं मानते हैं तो अगर वो अपने उस घटना स्थल पे जाम करके रखते हैं तो मुझे मजबूर होकर मुझे पुलिस फोर्स को भी बुलाना पड़ेगा ताकि वो जगह को खाली कर दे और सड़क जाम को रोक दे। तो पुलिस आप बुलाती है तो पथराव चलने लगता है फिर इस स्थिति में? क्या सर? अगर आप पुलिस को बुलाती हैं और ग्रामीण पथराव करना शुरू देते हैं कर, इस स्थिति में क्या आप जाएंगी? मतलब सर अगर ऐसा कंडीशन होता है तो मैं पुलिस को यह ऑर्डर दे सकती हूँ कि वे लोगों पर आंसू गैस, टीयर गैस का प्रयोग कर सकते हैं और या फिर एक गोली चलाने का भी मैं अनुमति दे सकती हूँ, लेकिन वो ग्रामीणों पर ना हो, तो जिसकी वजह से अगर हो सकता है कि ग्रामीण लोग थोड़े संभल जाएं और वो ऐसी गतिविधि ना करें। अच्छा ठीक है, आप मुझे N95 मास्क क्या है ये? क्या सर? N95 मास्क क्या है ये? N95 एक मास्क, उसमें 3 लेयर प्रोटेक्शन होता है जो कोरोना वायरस और ये फिर उससे वायरस और जर्म्स को प्रोटेक्ट करता है, ताकि कोरोना वायरस से इन्फेक्शन अगर हम इसको N95 ही क्यों कहा जाता है? N90 कहा जाए, N100 कहा जाए, N80 कहा जाए, N95 क्यों कहा जाता है? सॉरी सर, इसका मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं। और आप मुझे आखिरी बता दें कि बिहार में महिला मुख्यमंत्री कौन कौन सी थी? क्या सर? बिहार में महिला मुख्यमंत्री कौन कौन रही हैं? सर जहां तक मुझे अभी याद आ रहा है श्रीमती राबड़ी देवी जी एक वो है, और उनके अलावा मुझे याद नहीं आ रहा। तो कितने दिनों की मुख्यमंत्री वो थी? सर मुझे उतना अनुमान नहीं है सर, लेकिन अगर मे बी 2 या 3 साल के लिए सर मुझे उतना आइडिया नहीं है। मुखिया पति क्या है, उसकी रोल को आप कहां तक सही मानती है? क्या सर? मुखिया पति उसका रोल को कहां तक आप सही मानती है?
तो जो ये देखा गया है कि गांव में जो महिलाएं चुनाव होता है उनका मुखिया के रूप में, लेकिन उनके जगह पे उनके पति पूरी तरह से कार्य करते हैं, और ये एक तरीके से बहुत ही गलत है, क्योंकि इससे महिलाओं का ये जो योजना चलाई गई है भारत सरकार द्वारा वो महिलाओं के उत्थान के लिए किया गया है, लेकिन इससे स्त्रियों का औरतों का अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ये मैं इसे अच्छा नहीं समझती सर, और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे एक पिक्चर बना है और मतलब इस पे वेब सीरीज, उसका नाम क्या है? सर एक पंचायत है वेब सीरीज, उसी में यह दिखाया गया है कि किस तरीके से एक महिला जो मुखिया होती है लेकिन उनके जगह पे उनके पति सारे मुखिया का कार्यभार संभालते हैं। अच्छा, अभी वर्तमान में ये देखा गया है कि बिहार के कुछ जिलों में मतलब पानी में दूषित तत्व का मिश्रण है, जिससे कि मतलब बच्चों में भी और महिलाओं में भी वो समस्या आई है। तो क्या दूषित पानी को हम क्या मतलब उसमें क्या तत्व मिला है और किस जिले में ये पाई गई है? सर ये जो मामला है वो नदी प्रदूषित का हो सकता है। वहाँ पे कारखाने अगर आसपास के होंगे तो उससे निकला हुआ जो वेस्ट मटेरियल्स है वो भी नदी में प्रवाहित किया जाता होगा। साथ ही गांव में यह देखा गया कि बहुत सारे लोग अपने घरों के सामान या फिर अपने गाय पशुओं को भी पानी में ही नहला देते हैं, तो उसके वजह से भी नदियां प्रदूषित हो रही है। अच्छा, और आप मुझे आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप मुझे ये बताएं कि बिहार में बाढ़ की जो समस्या है उसका निदान क्या है? सर बाढ़ को रोकने के लिए सर्वप्रथम हमें नेपाल की सरकार के साथ अपने रिश्तों को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, और उन्हें ये करना पड़ेगा कि वो अपने जो पानी ये डैम के पानी को रिलीज ना करें। इसकी वजह से बाढ़ की समस्या होती है। साथ ही साथ हम इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही जो नदियों में गाद जो भर जाता है उसे भी हम मशीन के थ्रू भी उन्हें निकाल सकते हैं, ताकि जो उनके धारा का प्रवाह है वो कम हो सके। साथ ही हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स भी लगाएं, ताकि पानियों का जो प्रवाह है वो थोड़ा कम हो सके। मधेसी क्या है सर? इंग्लिश में मैं जान सकती हूँ इसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश का ही है ये टर्म, मधेसी। मधेसी नेपाल में मधेसी पाए जाते हैं। सर जो पशु का जो पालते हैं उन्हें मधेसी कहते हैं सर। नहीं। और बिहार और नेपाल में एक बस सेवा चल रही है, उसका नाम क्या है और कहां से कहां चलती है वो? क्या सर? बिहार से नेपाल की ओर एक बस सेवा की गई है, शुरू की गई है, तो कहां से कहां वो जाती है बस और उसका नाम क्या है? सॉरी सर, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा सर समय समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो अभी इनका साक्षात्कार समाप्त होता है बेटा आपका।